नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधरा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा? क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉम्पटन सिद्धांत द्वारा क्वांटम विस्थापन की व्युत्पत्ति कैसे होती है। क्वांटम सिद्धांत द्वारा क्वांटम विस्थापन की व्युत्पत्ति। क्वांटम सिद्धांत द्वारा क्वांटम विस्थापन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन नंबर 6 तक हमने पढ़ लिया था। जो इक्वेशन नंबर हमारी 6 आई थी, m² c4 1 - v² अपॉन c²। यहाँ तक किसी को दिक्कत यह आई थी ना? इसके बराबर में आई थी -2h² न्यू डैश 1 - cos φ, ये आई थी। उसके बाद में था m² c4 प्लस क्या था आगे 2h m² c² न्यू माइनस न्यू डैश। ये इक्वेशन हमारे को प्राप्त हुई थी। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी थी? 6। यहां तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली है। इसके बाद में आइंस्टीन के आपेक्षता सिद्धांत से हम जानते हैं कि आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, यानी कि सेकंड ईयर में भी हमने इसका अध्ययन किया था, फर्स्ट ईयर में भी इसका अध्ययन किया था। यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स फिजिक्स में चलता था। वहां हमने रिलेशन निकाला है कि m जो द्रव्यमान होता है इक्वल टू विराम द्रव्यमान अपॉन √1 - v² अपॉन c² के बराबर होता है। अब इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करें, यानी कि इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा m²। इसका पक्षांतरण करके इधर ले ले तो 1 - v² अपॉन c², अंडर रूट से बाहर आ गया, बराबर में क्या हो जाएगा m02। इसको इक्वेशन नंबर 7 भी दे सकते हैं। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 6 में जहां भी हमारे को दिखाई दे रही है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, m02 रख सकते हैं ना? क्या रख सकते हैं? m02। तो समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रखेंगे तो ये m² है, ये है 1 - v² अपॉन c²। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, m02। तो क्या हो जाएगा m02 c4। इधर ऐसे कैसे -2h² न्यू डैश 1 - cos φ प्लस m02 c4 प्लस 2h m0 c4 न्यू माइनस न्यू डैश। यहां तक किसी कोई दिक्कत? इसकी जगह क्या रखा है, m0 c4। अब इधर भी पॉजिटिव m0 c4 है, इधर भी पॉजिटिव m0 c4 है। इसका यदि पक्षांतरण करें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2h² न्यू डैश 1 - cos φ इक्वल टू 2h m0 c4 न्यू माइनस न्यू। ठीक है, अब h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
क्या बच गया, इधर h बच गया, न्यू डैश बच गया, 1 माइनस cos फाइव बच गया, इधर बच गया m नॉट c4 न्यू माइनस न्यू डैश। अब हमारे को ये जो न्यू डैश है एक तरफ लेना है, बाकी की टर्म को एक तरफ लेना है, ठीक है। तो न्यू डैश इसको यहाँ की यहाँ रखे तो ये आ जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन इस न्यू डैश को लेंगे तो ये हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसके अपॉन में आ जाएगी सारी, भाई ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी, तो क्या बच जाएगा h अपॉन m नॉट c4 1 माइनस cos फाइव। ये वैल्यू हमारे इस इक्वेशन से प्राप्त होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, यानी कॉम्पटन विस्थापन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो चूंकि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू, और ये क्या हो जाएगा, c कॉमन आ जाएगा, c कॉमन आ गया तो इधर से क्या चल जाएगा, न्यू माइनस न्यू अपॉन न्यू डैश। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और एक c इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये m नॉट c स्क्वायर हो गया, ये क्या है m नॉट c स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर हमने 4 लिख रखा है इसको, m नॉट c स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर। अब इस न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश की वैल्यू यहां से रखें तो क्या आएगी, ये c इसके अपॉन में चला जाएगा, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन c पक्षांतरण करेंगे इधर आ जाएगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन c इक्वल टू h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाइव। अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं hc m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाइव। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बच जाएगा हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाइव। ये आपकी समीकरण नंबर 9 प्राप्त होती है। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यह तरंगदैर्घ्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है, यह तरंगदैर्घ्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है। किसका सूत्र है, यह तरंगदैर्घ्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है। कॉम्पटन विस्थापन केवल फोटोन के प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। कॉम्पटन विस्थापन केवल कॉम्पटन विस्थापन केवल किस पर, फोटोन के प्रकीर्णन कोण पर, फोटोन के प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, केवल फोटोन के प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। और कॉम्पटन विस्थापन डेल लैम्डा की फोटोन के प्रकीर्णन कोण फाइव पर निर्भरता को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। किसको, कॉम्पटन विस्थापन डेल लैम्डा की, कॉम्पटन विस्थापन क्या था, ये लैम्डा माइनस लैम्डा डैश क्या है, डेल लैम्डा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, डेल लैम्डा। कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन विस्थापन डेल लैम्डा की क्या निर्भरता, कि फोटोन के प्रकीर्णन कोण पर, प्रकीर्णन कोण पर
निर्भरता को निम्न प्रकार दर्शाया गया, निम्न प्रकार दर्शाया गया है। किस रूप में दर्शाया गया है? एक तरफ तरंग दैर्घ्य है, दूसरी तरफ एंगल है, और ये क्वांटम विस्थापन इस प्रकार से होता है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य पर इसका विस्थापन π/2 पर इस रूप में होता है, और वो प्राप्त होता है 0.242 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा। जब यही 2 लैम्डा की बात आएगी इसी पे, तो 2 लैम्डा और इधर क्या होगा? पाई होगा, तो इसका मान कितना होगा? 0.484 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी निर्भरता को यहां से ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो समीकरण 9 होगा, समीकरण 9 में नियतांक क्या है भाई? नियतांक h/m0c, नियतांक h/m0c की विमा तरंग दैर्घ्य के समतुल्य होती है, तरंग दैर्घ्य के समतुल्य होती है। इसके समतुल्य होती है, तरंग दैर्घ्य के समतुल्य होती है। इसलिए इस नियतांक को, इसलिए इस नियतांक को क्या कहते हैं? कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसलिए इस नियतांक को कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है, कैसे क्या किया है? कल लास्ट इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि m² कोष्टक के अंदर है 1 - v²/c², उसके बराबर में जो इक्वेशन प्राप्त होती है, उसके बाद आइंस्टीन की अपेक्षकता का जो सिद्धांत है उससे हम द्रव्यमान इक्वल जानते हैं m0/√1 - v²/c² होता है। उसका वर्ग करने पर हमारे को इक्वेशन प्राप्त होती है। उसके बाद में समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखेंगे, जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, और न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश का मान निकालेंगे। किसके रूप में? तरंग दैर्घ्य के रूप में। कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू डेल लैम्डा होता है। इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा प्राप्त होता है लास्ट इक्वेशन में, वह तरंग दैर्घ्य कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र कहलाता है। जब कॉम्पटन विस्थापन डेल लैम्डा की जो फोटोन के प्रकीर्णन कोण की निर्भरता होगी, उसको इस ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। और समीकरण 9 में जो h/m0c नियतांक है, इसे इसकी जो विमा होगी वो तरंग दैर्घ्य के समतुल्य होती है। इसलिए इस नियतांक को कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे का काम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पहले उसको समझे, उसके बाद इसको राइट करें। ठीक है, धन्यवाद।